नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 16 यानी 16 अध्याय का आज हम चर्चा करेंगे और वह चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता दो शब्दों से बना है, जैव और विविधता। जैव का अर्थ होता है जीवित, जिंदा, जिसमें प्राण है, उसे ही हम जैव कहते हैं, यानी सजीव प्राणी ही जैव कहलाता है। और विविधता का अर्थ होता है भिन्नता, अलग अलग, वेराइटी, यानी जीवों में अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के वेराइटी पाए जाते हैं, तो उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। और इस जैव विविधता को बचाना ही संरक्षण कहलाता है। अर्थात जैव जो है वो सजीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पंछी, इस सारे के सारे जो होते हैं उसे जैव कहलाते हैं, जीवित कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। और इन सारे जीवों के अंदर, चाहे वह वनस्पति हो या जंतु हो, सब में भिन्नता पाई जाती है। इसे ही विविधता कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों, वनस्पतियों, जंतुओं में पाए जाने वाले भिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। और हम देखते हैं दोस्तों कि पूरे पृथ्वी में सबसे अधिक जैव विविधता विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण वाले जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का जो भाग होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में, उन भागों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, या मेगा डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, या उष्ण स्थल किसे कहते हैं। तो विश्व के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां प्रजातियों की संख्या अत्यधिक होती है, उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। यानी वह इतने ना जाति प्रजातियों की संख्या होती है कि वैसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी या उष्ण स्थल कहते हैं। यानी विश्व के 60% यानी 60% पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पंछी आदि हॉट स्पॉट क्षेत्र में पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट मेगा डाइवर्सिटी या उष्ण स्थल भागों में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जैव विविधता के कितने प्रकार है। तो देखते हैं कि जैव विविधता 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 वर्गों में, 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला आनुवंशिक विविधता, दूसरा प्रजातीय विविधता, तीसरा पारितंत्र में विविधता। तो पहला हम देखते हैं दोस्तों कि आनुवंशिक विविधता क्या है। तो आनुवंशिक विविधता वह है जो वंश के अनुसार आनुवंशिक रूप से जो कैरेक्टर, जो क्वालिटी, जो गुण अपने आने वाले पीढ़ियों में विकसित होते हैं, दिखाई पड़ता है, तो उसे आनुवंशिक विविधता कहते हैं।
जैसे कि मनुष्य का संतान मनुष्य के ही तरह होते हैं और जानवर की संतान जानवर की तरह ही होते हैं और पौधों के जो संतान यानी छोटे पौधे जो होते हैं वो पौधे की तरह ही होते हैं। यानी अपने अपने जाति अपने अपने जो वंश है अपने अपने वो वंश के अनुसार से जाति के अनुसार से वह अगला आने वाली जो पीढ़ी होती है वो पाए जाते हैं उसमें। तो इसी को हम आनुवंशिक कहते हैं। दूसरा प्रजातीय भिन्नता यानी प्रजातीय विविधता वह है जो कि वह परिस्थिति के अनुसार वातावरण के अनुसार वह प्रजातियों में भिन्नता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो जीव जंतु है वह आर्द्र प्रदेश में या ठंडा प्रदेश में उनके जो प्रजाति होते हैं उसमें बनावट के अनुसार से उसके गुण के अनुसार से वो अलग दिखाई पड़ता है। जैसे कि मनुष्य दक्षिण भारत के जैसे मनुष्य है तो उत्तर भारत के भी मनुष्य हैं, तो दोनों मनुष्य में कुछ फर्क दिखाई पड़ते हैं, गुणों में फर्क दिखाई पड़ते हैं, रंगों में दिखाई फर्क पड़ते हैं, ऊंचाई में फर्क दिखाई पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार का जो गर्म प्रदेश के जो पौधे होते हैं वह ठंडा प्रदेशों में उसका क्वालिटी में परिवर्तन आ जाता है, भिन्नता दिखाई पड़ती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये प्रजातीय भिन्नताएं हैं। तीसरा देखते हैं दोस्तों पारितंत्र में भिन्नता। पारितंत्र में भिन्नता वह है जैसे जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, वनीय पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र, ये सारे जो पारितंत्र है और ये पारितंत्र में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उसमें भिन्नता पाई जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों कि विश्व के अधिकतम जैव विविधता वाले देश, जैसे कि विश्व में सबसे अधिकता यानी जैव विविधता कौन कौन देश में पाए जाते हैं, तो वह देश है भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको। इस सारे देश है जहां जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि ये सारे जो देश हैं ये विषुवतीय क्षेत्र में विषुवतीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण कर्क रेखा के बीच वाले जो क्षेत्र होते हैं प्रदेश होते हैं, ये प्रदेश में ये सारे देश आते हैं और इसलिए ये सारे देशों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अब देखते हैं कि जैव विविधता का आर्थिक मूल्य क्या है। तो जैव विविधता का बहुत बड़ा आर्थिक मूल्य है। यदि जैव विविधता नहीं होता तो मनुष्य की इतनी सारी आवश्यकताएं हैं, ये सारे आवश्यकताओं को पूरा नहीं हो पाता। तो जैव विविधता अलग है, इसलिए मनुष्यों के लिए अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं वाले जो चीजें हैं वही अलग अलग प्रकार की जैव विविधता से पाए जाते हैं। जैसे कि किसी को दूध का जरूरत है तो वह गाय से वो पाएंगे, किसी को यदि औषधि का जरूरत है, दवाई का जरूरत है तो पौधे से पाएंगे, मांस का जरूरत है तो जानवरों से पाएंगे। तो जितना प्रकार का मनुष्य की आवश्यकताएं होती है वो सारी आवश्यकताएं जैव विविधता से ही प्राप्त होता है। यानी अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के महत्व के वे होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैव विविधता का आर्थिक मूल्य होता है। अगला देखते हैं दोस्तों कि जैव विविधता का सामाजिक मूल्य क्या है। तो हमारे समाज में पूर्वजों से आ रहा है
ऐसा एक व्यवस्था है जिसका वो जैव विविधता का सामाजिक मूल्य है। जैसे कि वन जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग होते हैं, जंगलों में रहने वाले निवासी जो होते हैं, वो वनों की पूजा करते हैं और वह वनों को पूजा करते हैं, जंगलों को पूजा करते हैं। इसी ख्याल से हम पेड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि यह पेड़ को जब पूजा करते हैं तो उसको हम नष्ट नहीं करते हैं, उसको हम एक धार्मिक महत्व समझ के उसको हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। दूसरा, जीव जंतु को हम पूजा करते हैं, जैसे गाय का पूजा करते हैं, सांप का पूजा करते हैं, जिसके कारण से वे सुरक्षित होते हैं, उसे नष्ट नहीं किया जाता है, उसे खत्म नहीं किया जाता है। तो ये हमारे सामाजिक मूल्य है। अगला देखते हैं दोस्तों कि जैव विविधता का वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो वैज्ञानिक महत्व यह है कि यदि वह जैव विविधता नहीं होता, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते, तो वैज्ञानिक रिसर्च कहां से करते। तो वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं तो अलग अलग जीवों पर करते हैं, अलग अलग पौधों पर करते हैं, अलग अलग खाद्य जो उत्पादन करने वाले जो पौधे होते हैं, अनाज वाले पौधे जो होते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं और तरह तरह के रिसर्च करके वह अच्छे क्वालिटी का, वह उन्नत किस्म का एक नया उत्पाद बनाते हैं, दवाई का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैव विविधता का बड़ा महत्व है और वो वैज्ञानिक महत्व है, और वह आज तरह तरह के रिसर्च करके, जीवों पर रिसर्च करके, पौधों पर रिसर्च करके कितने प्रकार के नए नए जीव, नए नए अनाज और नए नए पौधे, नए नए फूलों का आज उत्पादन वैज्ञानिक का रिसर्च के माध्यम से हुआ है। इसलिए जैव विविधता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। अगला देखते हैं दोस्तों कि IUCN द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण। तो IUCN का पूरा नाम पहले जानते हैं। तो IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ये होता है उसका पूरा नाम। और यह IUCN जो है, इसका स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था और वो फ्रांस में हुआ था। और 1956 में इसका नाम IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कर दिया गया है, यानी नाम उसका बदल दिया गया है। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, प्रोटेक्शन को हटाकर यहाँ कंजर्वेशन कर दिया है। इसलिए 1956 में इसका नाम बदल दिया गया है और बना दिया गया है IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कर दिया गया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि IUCN का जो स्थापना किया गया है, ये क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है जो संकटापन्न जो प्रजातियां हैं, ये सारी प्रजातियों को लुप्त हो रहा है, ऐसी प्रजातियों को वह संरक्षण प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि IUCN द्वारा जो प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है, वो हम देखते हैं कि वह वर्गीकरण क्या है और कितने वर्गों में बांटा गया। तो हम देखते हैं दोस्तों कि 1 नंबर संकटापन्न प्रजातियां। तो संकटापन्न प्रजातियां वो ये प्रजातियां हैं जिन प्रजातियों का जिंदगी, जीवन, जान खतरे पर है
और ऐसा प्रजाति की संख्या धीरे धीरे घट रहा है। तो ऐसे प्रजातियों को इसका नामो निशान बचाने के लिए ऐसे प्रजातियों को भविष्य में याद दिलाने के लिए रेड लिस्ट में और लिखा जाता है कि हमारे इस पृथ्वी में कितने प्रकार के प्रजातियां पहले थी जो वह आज खत्म हो रहा है या खत्म हो गया है। ऐसे जीवों का वहां लिस्ट किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक, यानी रेड लिस्ट में उसे अंकित कर दिया जाता है। तो संकटापन्न प्रजाति वह है जिसका जिंदगी खतरा में है और उसकी संख्या धीरे धीरे घट रही है, जैसे रेड पंडा। दूसरा है सुभेद्य प्रजातियां। सुभेद्य प्रजातियां वह है जिसकी संख्या काफी तेजी से घट रहा है। यदि इसका अनुकूल परिस्थिति ना पैदा किया जाए, ना बनाया जाए, ना इसका बारे में सोचा जाए, ना इसका सुरक्षा प्रदान किया जाए, तो ये सुभेद्य प्रजातियां वो हमेशा हमेशा के लिए ये पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे प्रजातियों को सुभेद्य प्रजातियां कहते हैं। तीसरा दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां वह है जो बहुत मुश्किल से ऐसे प्रजातियों को दिखाई पड़ता है और वो भी सभी क्षेत्र में, सभी भागों में नहीं, कुछ कुछ खास खास भागों में इसे दिखाई पड़ता है। तो ऐसे प्रजातियों को दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। अगला स्थानीय प्रजातियां। स्थानीय प्रजातियां वह है जो स्थान विशेष पर, क्षेत्र विशेष पर ही वह पाए जाते हैं। तो ऐसे प्राणियों को हम स्थानीय प्रजातियां कहते हैं। अब मान लीजिए कि जो प्रजातियां ठंडे प्रदेश में पाई जाती हैं तो वो ठंडे प्रदेश में ही पाई जाती हैं, वो गर्म प्रदेश में नहीं पाई जाएंगी। जो गर्म प्रदेश में पाए जाते हैं तो वो ठंडे प्रदेश में नहीं पाए जाते। वो अमेरिका में पाए जाते हैं तो भारत में नहीं पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार का स्थान विशेष विशेष में वह पाए जाते हैं। तो ऐसे प्राणियों को हम स्थानीय प्राणी या प्रजातियां कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम पारित किया है। 1972 ईस्वी में वन सुरक्षा अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के तहत नेशनल पार्क का निर्माण किया, पशु विहार का निर्माण किया। इस सारे नेशनल पार्क, पशु विहार के माध्यम से जो जीव आज दुनिया से खत्म हो रहा है वैसे जीवों को सुरक्षा प्रदान किया है। अब देखते हैं दोस्तों कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा की। तो यानी 1972 में जो अधिनियम पारित किया, इस अधिनियम के तहत नेशनल पार्क, पशु विहार आदि का निर्माण किया, आदि स्थापित किया, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा की। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या है। आखिर इस दुनिया से, इस धरती से जो जैव विविधता जो घट रही है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या का आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जैव विविधता पर वह दबाव डालता है, जैव विविधता पर अत्याचार करता है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन का उपभोग कर रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, वनों की अति दोहन हो रहा है। वन जो है, लोग अपना आवश्यकता पूरा करने के लिए वन को काट रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। बीच बीच में बाढ़, भूकंप आदि आकस्मिक घटना घटती है, जिसके कारण से भी जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, वो घट रहे हैं।
अगला देखते हैं दोस्तों कि जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो एक नंबर है संकटापन्न जातियों के लिए संरक्षण का प्रयास करना। जो जाति संकटापन्न स्थिति में है उसका संरक्षण का प्रयास करना होगा। प्रजातियों पालने विकसित के लिए स्थान सुरक्षित होना चाहिए। यदि वह प्रजातियों की पालने की विकसित करने की यदि स्थान सुरक्षित नहीं हो तो वह समाप्त हो जाएंगे। तीसरा, वन्य जीव तथा पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। यानी कहने का मतलब यही है कि वन्य जीव और पौधों का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है वह नियम के अनुसार से हो। यदि नियम के अनुसार से नहीं होता है तो अत्यधिक वह वनों और जीव जंतु पर दोहन होगा और वह बहुत जल्दी ही इस धरती से खत्म हो जाएगा। चौथा देखते हैं कि प्रत्येक देश के जीव के आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। यानी जितने सारे इस पृथ्वी पर देश है, सारे देश में यानी सारे देशों को ये आवश्यक होना चाहिए, ये जरूरी समझना चाहिए कि जो जैव विविधता के लिए उसका आवास सुरक्षित किया जाए, उसका सुनिश्चित किया जाए, जिससे वह सुरक्षा प्रदान किया जाए, जिससे वह अपना वंशागत अपना वंश को वह बढ़ाने के लिए उसको सहायता प्रदान किया जाए, वो बढ़ा सके। इसलिए प्रत्येक देश का ये कर्तव्य होना चाहिए, एक उसका एक नियम होना चाहिए कि प्रत्येक देश के जीवों का आवास का सुरक्षा हो, सुनिश्चित हो, ये करना चाहिए। तभी ये जैव विविधता हमारे धरती से समाप्त नहीं होंगे। आज पूरा धरती से हमारे जो जैव विविधता है वह सुरक्षित होगा और वह बच पाएगा। तो आज तक के लिए यही, जय हिंद।